दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका फरवरी माह के अंदर यानी कि इसी महीने के अंदर जो रीट का एग्जाम लगने वाला है उसके अंदर आपकी जो लैंग्वेज लगती है यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, उसके अंदर आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके अंदर जो 15 जो नंबर की जो 15 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधि के, वो इस वीडियो में पूरा कवर करवाएंगे। दोस्तों वो भी ट्रिक के माध्यम से एकदम वीडियो को एंड तक वॉच करना और अच्छे से देख लेना, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से पूरी जो शिक्षण विधि है वो कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो अपने दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा कौशल के बारे में। भाषा कौशल के बारे में आपके जितने भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों ध्यान में रखना, जो भाषा कौशल है उसको ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो प्रायण विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे जो नाटक शिक्षण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनुवाद शिक्षण के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पद शिक्षण के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो खंडानवन विधि है उसके बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो दंडानवन विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधि के, वो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपके जो 15 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा कौशल के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेटली आपके जो रीट का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों जो भाषा कौशल होता है उसमें देखना भाषा के कितने रूप होते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो पीछे जो रीट का एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था कि भाषा के कितने रूप होते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, भाषा के आपके 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। इनकी भाषा कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। एक तो हो गया हमारा मौखिक भाषा और एक हो गया हमारा लिखित भाषा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो पीछे एग्जाम लगा उसमें पूछा गया था कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भाषा कौशल की संख्या, दोस्तों यानी कि भाषा कौशल की संख्या कितनी है? वो हमारी कितनी है? 4 है। और संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे? चत्वारी। यानी कि भाषा कौशल की संख्या कितनी हमारे? 4 है। और कौन कौन सी है वो भी दोस्तों आपको क्रम से याद रखनी है, क्योंकि इसका क्रम पूछता है एग्जाम में। तो दोस्तों पहला हमारा जो कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का मतलब होता है दोस्तों सुनना। और दूसरा कौशल हमारा भाषणम, यानी कि सुनना बोलना, यानी जो बोलना होता है उसको भाषणम बोलते हैं। और तीसरा जो कौशल होता है उसे बोलते हैं पठनम। और जो चौथा कौशल होता है उसको बोलते हैं लेखनम। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, जो पहला हमारा कौशल है उसको बोलते हैं श्रवण कौशल और हिंदी में बोलते हैं उसको सुनना। और दूसरा कौशल है उसको बोलते हैं भाषणम यानी कि बोलना। और तीसरा कौशल है वो हमारा है पठनम और चौथा कौशल है वो हमारा लेखनम है। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसका क्रम पूछता है। दोस्तों ये इसका क्रम अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भाषा कौशल की ट्रिक। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहेगा तो हमने ट्रिक बना रखी है, उसको अच्छे से देख लेना। यानी कि जो भाषा कौशल है इसकी ट्रिक है हमारे शुभ पल, यानी कि शुभ नहीं होगा यहाँ पे बै करना आपको, क्योंकि ये ट्रिक के माध्यम से है शुभ पल। यानी कि जो भाषा कौशल की जो ट्रिक है वो हमारे है शुभ पल। दोस्तों एक क्रम से है, अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में एक क्रम पूछेगा। दोस्तों सु से हो जाएगा हमारा सुनना, यानी कि सु से क्या हो जाएगा हमारा? सुनना या श्रवणम। बै से हो जाएगा हमारे बोलना या भाषणम। दोस्तों ध्यान में रखना, जो भाषण है उसको वदनम भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वदनम है वो किसको बोलते हैं, तो भाषण कौशल है उसको बोलते हैं। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों पै से हो जाएगा हमारा पढ़ना यानी कि पठनम। दोस्तों ये क्रम है, अच्छे से ध्यान में रखना। पै से हो जाएगा दोस्तों हमारा पढ़ना यानी कि पठनम और लय से हो जाएगा दोस्तों हमारा लिखना यानी कि लेखनम। दोस्तों एक ट्रिक दोबारा देखना, शुभ पल यानी कि सु से हो जाएगा हमारा सुनना, बै से हो जाएगा बोलना, पै से हो जाएगा पढ़ना, लय से हो जाएगा लिखना। दोस्तों एक क्रम है, अच्छे से ध्यान में रखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो भाषा कौशल है इसका क्रम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा कौशल का क्रम कौन सा सही है। तो दोस्तों हमने ट्रिक में बात की थी, ट्रिक कौन सी थी? शुभ पल। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन एकदम राइट हो जाएगा। तो पहला हमारा क्रम है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। दोस्तों ध्यान में रखना, श्रवणम को सुनना बोलते हैं, भाषणम को बोलना बोलते हैं, पठनम को पढ़ना बोलते हैं, लेखनम को लिखना बोलते हैं। तो अच्छे से ध्यान में रखना, ये ट्रिक के माध्यम से पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, जो मारिया मोंटेसरी है, यानी कि जो बच्चों के लिए जो विधि दी थी, जो मंदबुद्धि बालक है, वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। जो मारिया मोंटेसरी है उसके अनुसार
जो भाषा कौशल है उसका क्रम थोड़ा अलग है, वो आपको अच्छे ध्यान में रखना है। मारिया मोंटेसरी उसके ना पहले नंबर पे आएगा आपकी श्रवणम, 2 नंबर पे आएगा आपकी भाषणम, 3 नंबर पे आपके आएगा लेखनम और 4 नंबर पे आएगा आपके पठनम। दोस्तों ध्यान में रखना थोड़ा सा चेंज है, यानी कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर आपको लिखना है, फिर बाद में आपको पढ़ना है। थोड़ा सा क्रम चेंज है, अच्छे से ध्यान में रखना। लेकिन ये जो मारिया मोंटेसरी है इसका क्रम एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन आपको जो सीधा क्रम है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से ध्यान में रखना। ये ट्रिक हमारे शुभ पल यानी कि सुनना। दोस्तों ट्रिक कौन सी हमारे, अच्छे से देखना। शुभ पल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि क्या हो गया दोस्तों, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। दोस्तों एक क्रम अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं भाषा कौशल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो भाषा कौशल है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। फिर से पहला है हमारा ग्रहण कौशल, दूसरा कौशल है हमारा अभिव्यक्ति कौशल। दोस्तों ध्यान में रखना, जो ग्रहण कौशल का मतलब होता है हम किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण कौशल बोलते हैं, और अभिव्यक्त कौशल किसको बोलते हैं, हम किसी बात को अभिव्यक्त करते हैं उसको अभिव्यक्ति कौशल बोलते हैं। जो गणनात्मक कौशल है उसमें कौन कौन से आते हैं कौशल हमारे, दोस्तों उसमें आते हैं हमारे श्रवणम और पठनम। यानी कि हम ज्ञान ग्रहण किससे करते हैं, सुन के करते हैं और एक पढ़ के करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो हम ज्ञान किससे ग्रहण करते हैं, एक तो सुन के करते हैं और एक पढ़ के करते हैं। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अभिव्यक्ति कौशल यानी कि अभिव्यक्त किससे करते हैं, एक तो हम बोल के करते हैं यानी कि भाषणम, और एक हम करते हैं लिख के करते हैं। यानी कि जो अभिव्यक्ति करते हैं हम एक तो बोल के यानी कि भाषणम और एक लिख के करते हैं यानी कि लेखनम। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, जो गणनात्मक कौशल है वो कौन कौन से हमारे, श्रवणम और पठनम। दोस्तों अच्छे से याद रखना है कि हम ज्ञान ग्रहण करते हैं सुन के और पढ़ के। और दूसरा हमारा है अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि अभिव्यक्ति किससे करते हैं हम, भाषणम यानी कि बोलकर और लेखनम यानी कि लिख कर करते हैं। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अब आगे देखो मौखिक कौशल, फिर 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो मौखिक कौशल है वो कौन कौन से हैं, एक तो श्रवणम कौशल और एक भाषणम कौशल। फिर हमारे जो लिखित कौशल है वो कौन कौन से हैं, पठनम कौशल और लेखनम कौशल। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो कौशल है, जो भाषा कौशल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भाषा कौशल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों पहला हमारा कौशल है श्रवणम यानी कि सुनना। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है हमारा श्रुत्वा अर्थग्रहणम यानी कि सुन के अर्थ ग्रहण करना। ये किसका उद्देश्य है, श्रवणम कौशल का। दूसरा कौशल हमारे है भाषणम यानी कि बोलना कौशल, तो उसका होता है मौखिक अभिव्यक्ति। यानी कि जो भाषण कौशल है इसका मुख्य उद्देश्य होता है मौखिक अभिव्यक्ति। तीसरा कौशल है दोस्तों हमारा पठनम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा, पठित्वा अर्थग्रहणम। यानी कि जो पठन कौशल है उसका मुख्य उद्देश्य है पढ़ के अर्थ ग्रहण करना। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों चौथा हमारे है लेखनम, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति। दोस्तों ध्यान में रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति किस कौशल का मुख्य उद्देश्य है, तो दोस्तों ध्यान में रखना ये लेखनम कौशल का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि पढ़ के फिर लिखना, ये किसका उद्देश्य है, लेखनम कौशल का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो भाषा कौशल है इसका ये क्रम भी अच्छे से ध्यान में रखना। पहले नंबर पे आएगा आपके श्रवणम, 2 नंबर पे आएगा भाषणम, 3 नंबर पे आएगा पठनम, 4 नंबर पे आएगा लेखनम। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो श्रवण कौशल है यानी कि जो सुनना कौशल है उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों जो श्रवण कौशल है इसका मुख्य उद्देश्य हमारे है अर्थग्रहण पूर्वकम श्रवणम, यानी कि जो अर्थ ग्रहण करके सुनना। पहले इसका जो अर्थ होता है, पहले अर्थ ग्रहण करना यानी कि सुनना फिर अर्थ ग्रहण करना, इनका श्रवण कौशल का अर्थ है दोस्तों। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, यानी कि सुन के अर्थ ग्रहण करना किसका मुख्य उद्देश्य है, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों इसे प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है, यानी कि जो श्रवण कौशल है उसको प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, सबसे पहले विकसित होने वाला कौशल है, यानी कि जो सबसे पहले विकसित कौन सा कौशल होता है, श्रवण कौशल। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो कौशल है
भाषणम कौशल। दोस्तों ध्यान में रखना, जो भाषणम कौशल है उसको हिंदी में बोलते हैं हमारे बोलना। और दोस्तों ध्यान में रखना, जो भाषणम कौशल है उसको संस्कृत में वादनम भी बोलते हैं। अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों। इसका जो अर्थ है भाषणम का, शुद्ध उच्चारण पूर्वक वंदनम। दोस्तों ध्यान में रखना, शुद्ध उच्चारण करके बोलना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो भाषण कौशल है इसका अर्थ है कि शुद्ध उच्चारण द्वारा बोलना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो भाषण कौशल है दो प्रकार से विकसित होता है। यानी कि जो भाषण कौशल है वो दो प्रकार से विकसित होता है। पहला हमारे है अनुकरण, यानी अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों नकल करना। दूसरा हमारे है अभ्यास। यानी कि भाषण कौशल दो प्रकार से विकसित होता है। पहला हमारा है अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, अभ्यास करना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो भाषण कौशल है इसकी विधि कौन कौन सी है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषण कौशल है उसकी जो विधियां है वो कौन कौन सी है, यानी कि कौन सी विधि है या कौन सी विधि नहीं है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों भाषण कौशल है, यानी कि भाषण कौशल का मतलब होता है बोलना या फिर वदनम। दोस्तों ध्यान में रखना, भाषण कौशल की जो विधियां है वो दोस्तों देखना, कथा कथन विधि, भाषा स्पर्धा विधि, गीत विधि, अनुवाचन विधि। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषण कौशल की विधि कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखना, पहले हमारे है कथा कथन विधि, दूसरी भाषा स्पर्धा विधि, तीसरी हमारी है गीत विधि, चौथी हमारे है अनुवाचन विधि और पांचवी हमारे है अंताक्षरी विधि। ये किसकी विधि है दोस्तों, ये भाषण कौशल की विधि है, अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पठन कौशल। दोस्तों ध्यान में रखना, पठन कौशल वो दो प्रकार से होता है। दोस्तों एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से देखना है और अच्छे से याद करना है। यानी कि जो पठन कौशल है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला हमारा होता है सहस्वर वाचन, दूसरा होता है हमारे मौन वाचन। दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो होता है हमारा सहस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। दोस्तों ध्यान में रखना, जो सहस्वर वाचन है वो फिर तीन प्रकार से होता है। कौन कौन से, पहला होता है हमारे आदर्श वाचन, जो कौन करवाता है, शिक्षक करवाता है। दूसरा हमारा है अनुकरण वाचन, वो कौन करवाता है, छात्र करवाता है। यानी कि जो अनुकरण वाचन है वो कौन करता है, छात्र करता है। और तीसरा हमारे है संवेद वाचन, जो समूह में होता है, यानी कि छात्र समूह में जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, संवेद वाचन बोलते हैं। दोस्तों जो मौन वाचन है वो भी तीन प्रकार का होता है। तो पहला हमारा रहता है सामान्य वाचन, दूसरा होता है हमारे धूर्त वाचन और तीसरा दोस्तों होता है हमारे मौन वाचन। दोस्तों ध्यान में अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस डायग्राम से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि जो पठन कौशल है वो दो प्रकार का होता है। दोस्तों पहला हमारे है सहस्वर वाचन, दूसरा हमारे है मौन वाचन। तो सहस्वर वाचन हमारे तीन प्रकार से होता है। पहला हमारे है आदर्श वाचन, जो शिक्षक करवाता है। दूसरा हमारे है अनुकरण वाचन, जो छात्र करते हैं। और तीसरा हमारे होता है वो संवेद वाचन, जो छात्र समूह में जो करते हैं उसे समूह यानी संवेद वाचन बोलते हैं। दोस्तों इस तरफ हमारा जो मौन वाचन है वो भी तीन प्रकार से होता है। पहला हमारा होता है सामान्य वाचन, दूसरा हमारा होता है धूर्त वाचन और तीसरा हमारा होता है मौन वाचन। दोस्तों ध्यान में रखना, मौन वाचन का मतलब होता है हम मन मन में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं मौन वाचन। दोस्तों आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं लेखन कौशल। दोस्तों जो लेखन कौशल है यानी कि भाषा का सबसे कठिन कौशल माना जाता है। यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना, पहला हमारा है सुनना कौशल, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा हमारा कौन सा है, लेखन कौशल, लेखनम। दोस्तों भाषा का सबसे कठिन कौशल कौन सा होता है, लेखन कौशल होता है। और भाषा शिक्षण का ये अंतिम कौशल होता है। दोस्तों इस कौशल में वर्तनी व शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। किस कौशल में दिया जाता है, लेखन कौशल में दिया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको जो ये जो भाषा कौशल है इसका क्रम अच्छे से ध्यान में रखना है। हमने ट्रिक बता दी अच्छे से, यानी कि शुभ पल, यानी कि सु से हो जाएगा हमारा सुनना, ब से हो जाएगा बोलना, पै से हो जाएगा पढ़ना, ल से हो जाएगा लिखना। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं लेखन कौशल की विधि। दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेखन कौशल की कौन सी विधि है और कौन सी नहीं है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, जो लेखन कौशल की जो विधियाँ है वो हमारे हैं, पहली है दृष्ट लेखन विधि, दूसरी हमारे है श्रुत लेखन विधि, तीसरी हमारी है प्रश्नोत्तरी विधि और चौथी हमारी है मारिया मोंटेसरी विधि। दोस्तों हमने जो पहले थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जो क्रम के बारे में, जो भाषा कौशल है उसके क्रम के बारे में बात की थी, ये वही मारिया मोंटेसरी है। और चौथी हमारी है जैक्टोट विधि। दोस्तों ये लेखन कौशल की विधियाँ है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, शिक्षण विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों शिक्षण और एक साइड में हमारे हैं उद्देश्य।
यानी कि जो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, भाषा ज्ञानम। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, अच्छे से देख लेना। यानी कि जो व्याकरण शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारे भाषा ज्ञानम। दोस्तों नाटक शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारे संस्कार या चरित्रम शिक्षणम। दोस्तों अनुवाद शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा द्विभाषा ज्ञानम। यानी कि जो अनुवाद शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है द्विभाषा ज्ञानम, यानी कि दो भाषा का ज्ञान करवाना। दोस्तों अगला हमारे है गद्य शिक्षण। यानी कि जो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, गए से ही आपको याद रखना है गणनम अभिव्यक्ति। दोस्तों ध्यान में रखना, जो गद्य शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है गणनम अभिव्यक्तिश्च। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना, एक बार दोबारा देखना। जो व्याकरण शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है भाषा ज्ञानम, और जो नाटक शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारे संस्कार या चरित्रम शिक्षणम। अनुवाद शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है द्विभाषा ज्ञानम, और जो गद्य शिक्षण है उसका उद्देश्य होता है हमारे गणनम अभिव्यक्तिश्च। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों जो पद शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है रसा अनुभूति। दोस्तों ध्यान में रखना, जो पद शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारे रसानुभूति होता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो व्याकरण शिक्षण है। दोस्तों यहाँ से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी पूरी संभावना है कि इस बार जो रीट का एग्जाम आपके यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों व्याकरण शिक्षण का जो व्याकरण शिक्षण है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, दोस्तों ध्यान में रखना। व्याकरण की जो उत्पत्ति हुई है वी उपसर्ग कर धातु ल्यूट प्रत्यय। दोस्तों ध्यान में रखना, व्याकरण की जो उत्पत्ति हुई है यानी कि जो व्याकरण शब्द है उसके अंदर वी उपसर्ग है, कर धातु है, ल्यूट प्रत्यय है। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना, जो व्याकरण है उसके अंदर वी उपसर्ग है, कर धातु है और ल्यूट प्रत्यय है, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हमारा है भाषा ज्ञानम, यानी कि भाषा का ज्ञान करवाना। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान करवाना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना कि जो व्याकरण शिक्षण है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन निगमन विधि। दोस्तों कॉमन में ध्यान में रखना, आपको दोनों विधि को साथ में रखना है कि अगर आपको ऐसे पूछे कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, अगर आपको ऑप्शन में ये मिले निगमन विधि, दूसरे ऑप्शन में आगमन विधि, तीसरे ऑप्शन में आपको ये मिले आगमन और निगमन विधि, तो आपको ये करना है व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन निगमन विधि, अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो व्याकरण शिक्षण की जो विधियां है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो व्याकरण शिक्षण की विधि है, पहली हमारे है परायण विधि, दूसरी हमारे है सूत्र विधि, तीसरी हमारे है व्याख्या विधि, चौथी हमारी है अव्याकृत विधि और पांचवी हमारी कौन सी विधि है दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों पहली हमारे जो व्याकरण शिक्षण की जो पहली विधि है वो हमारे है परायण विधि। दोस्तों ध्यान में रखना, जो व्याकरण शिक्षण की जो हमारी जो पहली विधि है वो हमारे है परायण विधि। दोस्तों पाणिनि के समय ये प्रचलन में आई थी, यानी कि जो परायण विधि है वो पाणिनि के समय हमारे प्रचलन में आई थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों वैदिक मंत्रों का सहस्वर पाठ परायण कहलाता है, यानी कि जो वैदिक जो मंत्र होता है उसका सहस्वर पाठ क्या कहलाता है, परायण कहलाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो परायण विधि है उस पर मुख्य बल दिया है हमारे कंठस्थीकरण व रटने पर बल दिया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो परायण विधि है वो पाणिनि के समय प्रचलन में आई थी, और जो वैदिक जो मंत्रों का जो सहस्वर पाठ होता है उसे क्या बोलते हैं, परायण बोलते हैं। दोस्तों जो परायण विधि है वो हमारे मनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक है और कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, जो परायण विधि है वो हमारे अमनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी हमारे जो व्याकरण शिक्षण की विधि है वो हमारे है सूत्र विधि, यानी कि सूत्र विधि। दोस्तों सूत्र विधि का अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम क्या क्या है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सूत्र विधि है उसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों सूत्र विधि का हमारे दूसरा नाम है कंठस्थीकरण विधि, दूसरी हमारे परंपरागत विधि, तीसरी हमारे पांडित्य विधि। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, जो सूत्र विधि है उसके अन्य नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इस विधि में नियमों को सूत्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है, यानी कि जो सूत्र विधि है उसमें नियमों को सूत्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और जो सूत्र विधि है वो भी हमारे अमनोवैज्ञानिक विधि है। एक तो हमारी जो परायण विधि थी वो अमनोवैज्ञानिक विधि है, और एक जो सूत्र विधि है ये भी हमारे
अमनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों जो सूत्र विधि है उसमें सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है, यानी कि जो सूत्र विधि होती है वो सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र पे आधारित होती है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों हमारी जो तीसरी विधि है वो हमारे है व्याख्या विधि, यानी जो व्याकरण शिक्षण की हमारी तीसरी विधि कौन सी है, व्याख्या विधि है। दोस्तों पतंजलि के समय ये प्रचलन में आई थी, यानी कि जो पहले हमने जो बात की थी परायण विधि वो हमारी आई थी पाणिनि के समय, और ये जो व्याख्यान विधि है ये हमारे पतंजलि के समय प्रचलन में आई थी। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों पतंजलि के अनुसार व्याख्या विधि के 4 अंग हैं। दोस्तों व्याख्या विधि के 4 अंग कौन कौन से हैं आपको अच्छे ध्यान में रखना है। पहला हमारे है चर्चा है, दूसरा हमारे उदाहरण है, तीसरा हमारे है प्रति उदाहरण है, और चौथा हमारे है वाक्य आहार है। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला हमारे है चर्चा है, दूसरा हमारा उदाहरण है, तीसरा हमारा है प्रति उदाहरण है, और चौथा हमारे क्या है वाक्य आहार है। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों जो व्याख्या विधि है वो हमारी कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो व्याकरण शिक्षण की जो चौथी विधि हमारे है अव्याकृत विधि। दोस्तों अव्याकृत विधि है उसका अन्य नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो अव्याकृत विधि है उसका जो अन्य नाम है वो हमारे है भाषा सहसरण विधि। दोस्तों भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, यानी कि जो अव्याकृत विधि है उसका दूसरा नाम हमारे भाषा सहसरण विधि है, और उसमें भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि भाषा के साथ व्याकरण का ज्ञान किस में करवाया जाता है, कौन सी विधि में, तो आपको क्या करना है अव्याकृत विधि में करवाया जाता है। और जो भाषा सहसरण विधि है उसका दूसरा नाम क्या है, अव्याकृत विधि है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है अव्याकृत विधि का दूसरा नाम क्या है, भाषा सहसरण विधि है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि जो रिट की एग्जाम है इसकी दृष्टि से मोस्ट आपकी जो शिक्षण विधि है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं व्याकरण अनुवाद विधि से, हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, उसका दूसरा नाम हमारे है भंडारकर विधि। दोस्तों जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इस कारण इस विधि का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, भंडारकर विधि। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भंडारकर विधि है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर ऐसे पूछ सकता है व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है, भंडारकर विधि, या फिर ऐसे पूछ सकता है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर किस विधि से संबंधित है, तो आपको ऐसे करना है व्याकरण अनुवाद विधि से संबंधित है, और उसका जो अन्य नाम है वो हमारे है भंडारकर विधि, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें सरल व्याकरण व अनुवाद पर बल दिया जाता है, यानी कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है यानी जो व्याकरण का सरल व्याकरण व अनुवाद पर बल दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो नवीन विधि। दोस्तों हमने जो पहले ऊपर बात की है वो हमारी प्राचीन विधि है, और ये अभी हम बात करेंगे ये हमारे है नवीन विधि। दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी प्राचीन विधि है कौन सी नवीन विधि है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, हमारे जो प्ले लिस्ट बना रखी है तो उसमें दोस्तों ध्यान में रखना हिंदी की पूरी जो शिक्षण विधि है वो ट्रिक के माध्यम से करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में आपको अच्छे से कमेंट करना है, और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो नवीन विधियाँ है वो कौन कौन सी है। तो पहली हमारी है आगमन विधि। दोस्तों आगमन विधि है उसे व्याकरण शिक्षण की यानी कि जो आगमन विधि है उसे व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको ऐसे पूछे व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है तो आगमन निगमन विधि करना है। अगर सीधा ऐसे पूछ ले इसे व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है किसे, आगमन विधि को। अगर ऑप्शन में आगमन मिले तो आपको आगमन करना है, अगर आगमन निगमन दोनों मिले तो आपको आगमन और निगमन दोनों करना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आगमन विधि है उसके जो प्रवर्तक वो कौन, हमारे पतंजलि है। कौन है दोस्तों, पतंजलि है। और जो आगमन विधि है वो हमारे मनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों हमने जो प्राचीन विधि पढ़ी थी वो कौन सी थी, मनोवैज्ञानिक विधि थी, और जो अभी हम नवीन विधि पढ़ रहे हैं उसमें जो पहली विधि हमारे आगमन विधि है ये कौन सी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक है और कौन सी अमनोवैज्ञानिक है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है आगमन विधि हमारी कौन सी है, मनोवैज्ञानिक विधि है।
दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आगमन विधि होती है वो निम्न स्तर के लिए उपयोगी होती है, यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि आपके शिक्षण सूत्र पूछा जाता है आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो आगमन विधि की जो शिक्षण सूत्र है वो आपको अच्छे से देखना है। आगमन विधि की जो शिक्षण सूत्र है वो देखना, पहला हमारा है उदाहरण से नियम की ओर। दोस्तों ध्यान में रखना, जो आगमन विधि की जो शिक्षण सूत्र है वो हमारा पहला है उदाहरण से नियम की ओर, दूसरा हमारे है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा हमारे है सरल से कठिन की ओर, चौथा हमारे है विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा शिक्षण सूत्र है या फिर नहीं है, तो आपको ऐसे भी दे सकता है नियम से उदाहरण की ओर, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला हमारा जो शिक्षण सूत्र है वो है हमारा उदाहरण से नियम की ओर, दूसरा हमारे है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा हमारे है सरल से कठिन की ओर, चौथा हमारे विशिष्ट से सामान्य की ओर, पांचवा हमारे है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों हमारी जो दूसरी जो नवीन विधि है वो हमारे है निगमन विधि। दोस्तों निगमन विधि है ये एक हमारे अमनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो आगमन विधि है वो हमारे क्या है मनोवैज्ञानिक विधि है, और जो निगमन विधि है वो क्या हमारे अमनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों आगमन विधि के विपरीत विधि है, यानी कि जो दोस्तों निगमन विधि है वो आगमन विधि के विपरीत विधि है। दोस्तों हमने जो शिक्षण सूत्र की बात की है, यानी कि जो आगमन विधि की जो शिक्षण सूत्र है उसका उल्टा कर देना। जितने भी आपके जो 5 शिक्षण सूत्र बताए थे हमने, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, हमने ये बताया, उसको उल्टा कर देना दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा निगमन विधि के सूत्र हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये आगमन विधि के विपरीत विधि है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं नाटक शिक्षण। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो नाटक शिक्षण है उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों वैसे तो हमने पहले वीडियो में बता दिया कि नाटक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है हमारे संस्कार या फिर चरित्र शिक्षण। दोस्तों नाटक शिक्षण की आत्मा अभिनय को कहा जाता है, यानी कि जो नाटक शिक्षण है उसकी जो आत्मा है वो किसको कहा जाता है अभिनय को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, आपको ये पूछा जाएगा कि जो नाटक शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके संस्कार या फिर चरित्र शिक्षणम। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भरत मुनि के अनुसार नाटक शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। दोस्तों आपको ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है, जो भरत मुनि है उसके अनुसार नाटक शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए हैं 3 उद्देश्य बताए हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला उद्देश्य हमारे है हितोपदेश जन्म, दूसरा है हमारा विभ्रांति जन्म, तीसरा हमारे है विनोद जन्म। दोस्तों जो नाटक शिक्षण है उसके 3 उद्देश्य हैं और ये किसने बताए हैं भरत मुनि ने बताए हैं। कौन कौन से हैं, पहला हमारे है हितो उपदेश जन्म, दूसरा हमारे है विभ्रांति जन्म, तीसरा हमारे है विनोद जन्म। आपको अच्छे से याद रखना है, ये नाटक शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं, दोस्तों ये दोबारा आ गई, ये जो स्लाइड है ये दोबारा आ गई, आपको ये नहीं देखनी है, आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो नाटक शिक्षण है, यानी कि जो नाटक शिक्षण है उसकी जो विधियां है वो कौन कौन सी है। दोस्तों जो नाटक शिक्षण है उसकी पहली विधि हमारे है आदर्श नाटक विधि, दूसरी हमारे अभिनय विधि, तीसरी हमारे है व्याख्या विधि, और चौथी विधि हमारे है समवाय विधि। दोस्तों आपको अच्छे से देखना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो नाटक शिक्षण की जो पहली विधि हमारे है आदर्श नाटक विधि। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहली विधि हमारी है आदर्श नाटक विधि। दोस्तों इस विधि में समस्त पात्रों की भूमिका शिक्षक ही करता है। दोस्तों जो आदर्श नाटक विधि होती है उसमें जो समस्त पात्रों की भूमिका कौन निभाता है, शिक्षक निभाता है, और इसमें छात्र निरस रहते हैं, छात्रों में निरसता महसूस करते हैं, यानी कि जो छात्र होते हैं वो निरसता महसूस करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें जो समस्त पात्र होते हैं वो उसकी जो भूमिका है वो शिक्षक ही निभाता है, छात्र सिर्फ देखता रहता है, तो इसलिए जो छात्र होता है वो निरसता महसूस करता है। दोस्तों जो आदर्श नाटक विधि है वो एक हमारे अमनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अभिनय विधि। दोस्तों जो अभिनय विधि है, यानी कि जो नाटक शिक्षण की दूसरी विधि हमारे है अभिनय विधि। अभिनय 2 प्रकार का होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो अभिनय होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हमारे है कक्षा अभिनय विधि और दूसरा हमारा है रंगमंच अभिनय विधि। तो दोस्तों पहली हमारी जो विधि है वो हमारे है कक्षा अभिनय विधि। दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। कक्षा अभिनय विधि है उसमें दोस्तों अध्यापक द्वारा छात्रों से अभिनय
की अलग अलग भूमिका देकर करवाया जाता है। यानी कि जो कक्षा अभिनय विधि है उसमें अध्यापकों द्वारा छात्रों से अभिनय की अलग अलग भूमिका देकर करवाया जाता है। किसमें करवाया जाता है? कक्षा अभिनय विधि के द्वारा। दोस्तों दूसरी हमारे है रंगमंच अभिनय विधि। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? रंगमंच अभिनय विधि। दोस्तों ये सबसे खर्चीली विधि है। दोस्तों इस विधि में सभी नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो नाटक शिक्षण है उसकी श्रेष्ठ विधि कौन सी है? रंगमंच अभिनय विधि। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो नाटक शिक्षण की जो तीसरी विधि हमारे है व्याख्या विधि। दोस्तों जो व्याख्या विधि है सभी शिक्षक हेतु उपयोगी है। दोस्तों ध्यान में रखना, सभी शिक्षण हेतु उपयोगी है। कौन सी? व्याख्या विधि। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो व्याख्या विधि है वो उच्च स्तर हेतु उपयोगी है और जो व्याख्या विधि है वो हमारे अमनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों अब हम बात करते हैं समवाय विधि। दोस्तों ध्यान में रखना, जो समवाय विधि है यानी कि जो चौथे नंबर की जो विधि हमारे है समवाय विधि। दोस्तों जो समवाय विधि है उसका अन्य नाम हमारे है प्रयोग विधि और दूसरी हमारे है संयुक्त विधि। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इस विधि में सबसे पहले आदर्श वाचन, फिर कक्षा अभिनय तथा अंत में व्याख्या की जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो समवाय विधि है उसका अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों समवाय विधि को प्रयोग विधि भी बोलते हैं और संयुक्त विधि भी बोलते हैं। दोस्तों इस विधि में सबसे पहले आदर्श वाचन, फिर हमारे कक्षा अभिनय, फिर दोस्तों लास्ट में हमारे क्या करवाया जाता है? व्याख्या करवाई जाती है। किसमें? समवाय विधि में। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। किसको? समवाय विधि को। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुवाद शिक्षण। यानी कि जो अनुवाद शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों अनुवाद शिक्षण से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जो अनुवाद शिक्षण है उसका जो मुख्य उद्देश्य हमारे है द्विभाषा ज्ञानम। यानी कि अनुवाद शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? द्विभाषा ज्ञानम। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अनुवाद हमारे 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अनुवाद है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा अनुवाद का प्रकार है या फिर नहीं है? तो आपको ये नाम अच्छे से ध्यान में रखना है। पहले तो ये देखो कि जो अनुवाद शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? हमारे द्विभाषा ज्ञानम। और जो अनुवाद है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला हमारे है अक्षरो अनुवाद, दूसरा हमारे है छाया अनुवाद और इसे बोलते हैं हमारे भावानुवाद, और तीसरा हमारे है तथ्यानुवाद। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो 3 अनुवाद है उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? हमारे तथ्य अनुवाद। यानी कि तथ्य का अनुवाद किया जाता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा? हमारे तथ्य अनुवाद है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अनुवाद जो शिक्षण है उसकी जो विधियां है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अनुवाद शिक्षण की विधियां कौन कौन सी विधि है वो अच्छे से देखते हैं। दोस्तों पहली हमारे है पुस्तक विधि, दूसरी हमारे है द्विभाषा विधि, तीसरी हमारी है तुलना विधि या फिर अनुकरण विधि, चौथी हमारे है मातृभाषा विधि। कौन सी है? मातृभाषा विधि। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम एक एक जो विधि है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहली विधि हमारे है पुस्तक विधि। दोस्तों पुस्तक की सहायता से मातृभाषा को अन्य भाषा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? पुस्तक विधि में। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारी दूसरी विधि है द्विभाषा विधि। दोस्तों अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? द्विभाषा विधि। कौन सी है? अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? द्विभाषा विधि। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है और अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? द्विभाषा विधि। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इस विधि में मातृभाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया जाता है। यानी कि जो द्विभाषा विधि है उसमें क्या होता है? मातृभाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी विधि हमारे है तुलना या फिर अनुकरण विधि। यानी कि जो तुलना या फिर अनुकरण विधि, तीसरे नंबर की विधि हमारे तुलना या फिर अनुकरण विधि। दोस्तों सर्वप्रथम अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। छात्र अनुवाद का विश्लेषण करके उसकी मातृभाषा से तुलना करके अनुवाद सीखते हैं। दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अनुवाद का विश्लेषण करके उसकी मातृभाषा में तुलना करके अनुवाद सीखते हैं। कौन सी शिक्षण विधि में सीखते हैं? दोस्तों तुलना या फिर अनुकरण विधि में। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अगली जो हमारी विधि है वो हमारे है मातृभाषा विधि। यानी कि जो चौथे नंबर की विधि वो हमारे है मातृभाषा विधि। दोस्तों किसी भी भाषा को मातृभाषा का सहारा लेकर अनुवाद सीखना, यानी कि किसी भी भाषा को मातृभाषा का सहारा लेकर अनुवाद सीखना मातृभाषा विधि कहलाती है।
दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पद शिक्षण। दोस्तों अब हम बात करते हैं पद शिक्षण। दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से देख लेना कि जो पद शिक्षण है उसकी जो शिक्षण विद्या है वो अच्छे से देखेंगे। दोस्तों पद शिक्षण का उद्देश्य, यानी कि जो पद शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रसानुभूति आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य, नाटक शिक्षण का उद्देश्य, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य या फिर पद शिक्षण का उद्देश्य आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कि पद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, रसानुभूति। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पद शिक्षण की जो विधियां है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहली विधि हमारी है खंडानवन विधि, जो रिट के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना क्योंकि वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी विधि हमारी है खंडानवन विधि, तीसरी हमारे है व्यास विधि, चौथी हमारे है गीत विधि और पांचवी हमारे है भाषा अनुवाद विधि। पांचवी कौन सी हमारे, भाषा अनुवाद विधि, और छठी हमारे कौन सी है, समीक्षा विधि। ये दोस्तों पद शिक्षण की विधियां हैं और अभी हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहली विधि हमारे है खंडानवन विधि। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों पहली विधि हमारे हैं पद शिक्षण की खंडानवन विधि। दोस्तों पद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, खंडानवन विधि है। दोस्तों आगे देखो, सामूहिक शिक्षण करवाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, बच्चों का जो सामूहिक शिक्षण करवाया जाता है वो किस में करवाया जाता है, खंडानवन विधि में करवाया जाता है। दोस्तों इस विधि में प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक के मूल भाव पर आधारित होते हैं। दोस्तों ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन किस में नहीं पूछे जाते हैं, तो किस में नहीं पूछे जाते हैं, खंडानवन विधि में नहीं पूछे जाते हैं। दोस्तों ये पॉइंट को दोबारा देखना कि इस विधि में प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक के मूल भाव पर आधारित होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्याकरण के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कौन सी विधि में, खंडानवन विधि में। दोस्तों अगली विधि हमारे है दंडान्वयन विधि। दोस्तों अच्छे से देख लेना, ये भी मोस्ट है। दोस्तों पद शिक्षण की हमारी दूसरी विधि है दंडान्वयन विधि। दोस्तों इस विधि में प्रश्न श्लोक से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याकरण का स्थान प्रदान होता है। यानी व्याकरण के प्रश्न किस में पूछे जाते हैं, दंडान्वयन विधि में ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और व्याकरण का स्थान प्रदान होता है इसके अंदर, किसमें, दंडान्वयन विधि में। दोस्तों अगली हमारे है व्यास विधि, यानी कि जो 3 नंबर की जो विधि हमारे है वो हमारे है व्यास विधि। दोस्तों जो व्यास विधि है उसका अन्य नाम हमारे भाष्य विधि। दोस्तों ये भी एग्जाम में रिट में पूछा गया था कि जो व्यास विधि है उसका अन्य नाम क्या है, भाष्य विधि। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 4 नंबर की जो हमारी जो शिक्षण विधि है वो हमारे है गीत विधि, यानी जो पद शिक्षण की चौथी विधि हमारे है गीत विधि। दोस्तों गीत के माध्यम से पढ़ाया जाता है, किसमें, गीत विधि में। दोस्तों हमारे जो पद शिक्षण की जो 5वीं विधि है वो हमारे है भाषा अनुवाद विधि। दोस्तों इस विधि में अध्यापक श्लोक को मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। इनकी जो भाषा अनुवाद विधि है इसमें अध्यापक श्लोक का मातृभाषा में अनुवाद करते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी विधि है, दोस्तों ये स्लाइड दोबारा आ गई, आपको नहीं देखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपका जो वीडियो वो पूरा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको कोई भी टॉपिक, अगर आपका कोई भी टॉपिक अगर वीक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, उसी पे हम वीडियो बना देंगे। और दोस्तों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर देना है। सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसका दूसरा नाम क्या है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है। सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।